चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ा देते हैं, और एक टॉपिक शुरू में रह गया था सॉल्युबिलिटी, है ना, और हेनरी लॉ, उसको कंप्लीट कराते हैं। आज हेनरी लॉ कराते हैं, सॉल्युबिलिटी कराते हैं, और क्या कराना है आपको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए हेडिंग डालिए, एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉप्स का मतलब ही होता है कि ऐसा कोई मिक्सचर जिसका बॉइलिंग, जिसमें दो सब्सटेंसेस हो लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप। जैसे अल्कोहल और वाटर का अगर आप मिक्सचर ले लो, तो अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर हमेशा एजियोट्रॉप नहीं बनाएगा, उसके लिए उसकी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है। 96% इथाइल अल्कोहल और 4% वाटर लेते हैं, तब ये बनाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका मतलब कि अगर आपसे पूछे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बना सकता है, या एग्जाम्पल पूछे, तो आप सीधे सीधे कंपाउंड नहीं बताएंगे, कंपाउंड के साथ क्या बताएंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बताएंगे। अगर आपने टोटल 100 ml लिया है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, तो उसमें आपको 96 ml लेना पड़ेगा इथाइल अल्कोहल और 4 ml लेना पड़ेगा आपको वाटर, तब वो मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, एक सेम टेम्परेचर पे बॉयल होगा। नहीं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है, जिस कॉन्सेंट्रेशन का अगर अमाउंट है तो इस अमाउंट पे वो मिक्सचर कैसे काम करता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर की तरह काम करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें कि कौन से ऐसे सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमने दो तरीके के सॉल्यूशन पढ़े, एक पढ़ा आइडियल और दूसरा पढ़ा नॉन आइडियल। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कभी भी आइडियल सॉल्यूशन से नहीं बनेगा, हमेशा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनेगा। दो तरीके के एजियोट्रॉप्स हम पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर और दूसरे को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर। मिनिमम वर्ड यूज किया गया है, जैसे मान लीजिए कि ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, उसका एक सर्टेन अमाउंट आपने मिलाया और वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करने लगा। मिनिमम तब बोलते हैं जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। ए का मान लीजिए 100 है, बी का 80 है, और जब आपने उसका एक सर्टेन मिक्सचर बनाया जो एक बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल हो रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पूरे मिक्सचर का 100 से भी कम होगा, 80 से भी कम होगा, 80 से कम 75, 77, इस तरीके से कुछ हो सकता है। तो जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, दोनों को अलग अलग आप लेते हो, बॉइलिंग पॉइंट देखते हो, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट का एजियोट्रॉप क्रिएट होता है, तो उसको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अगर कोई कंडीशन ऐसी हो कि दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो हम, और उसमें जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हमको मिले वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा मिलने लगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ज्यादातर वो सॉल्यूशन देंगे जिसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम वाला उसमें मिलेगा जिसमें आपका पॉजिटिव डेविएशन बहुत ज्यादा शो हो रहा, और मैक्सिमम वाला उसमें मिलेगा जिसमें नेगेटिव डेविएशन बहुत ज्यादा शो हो रहा हो। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉप नहीं बनाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं एजियोट्रॉप के बारे में। These are mixture of
टू कंपाउंड्स, अच्छा दो से ज्यादा, 3 4 का भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 का ही है, उसको बाइनरी बोलते हैं हम लोग, तो हम 2 की ही बात कर रहे हैं। दीज आर मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स which boils at certain temperature. Its concentration is fixed. कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होगी कि एक सब्सटेंस इतना परसेंट होना चाहिए, दूसरा कितने परसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में बना लेगा एजियोट्रॉप, नहीं। एजियोट्रॉप किससे बनेगा, किससे नहीं बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन नेवर फॉर्म्स एजियोट्रॉप। आइडियल सॉल्यूशन से कभी भी एजियोट्रॉप बनेगा ही नहीं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन फॉर्म एजियोट्रॉप। नॉन आइडियल जो होगा वो क्या बना सकता है? एजियोट्रॉप। तीनों पॉइंट नोट हो गए। अगर हम लोग बात करें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो इसका क्या मतलब है? मिक्सचर है बॉइलिंग पॉइंट लेस देन बोथ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा और वो दोनों कंपोनेंट से क्या होगा? कम होगा। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो हम लोग कहेंगे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन solution can form minimum boiling azeotrope, जिसमें बड़ा पॉजिटिव डेविएशन होगा वो बना सकता है मिनिमम वन। नोट कर लिया? एजियोट्रॉप में एक खास बात और नोट करिए, यहाँ जगह हो तो कर लीजिए, नहीं हो तो जगह बना के कर लीजिए। एजियोट्रॉप में कंपोजिशन, जब एजियोट्रॉप्स बन जाते हैं तो कंपोजिशन ऐसा हो जाता है जैसे मान लो ए और बी हमने मिक्स किया है ना, तो बनाना नहीं, देखो समझो, ए और बी हमने सॉल्यूशन में मिक्स किया, ठीक है। अब ये क्लोज कंटेनर है, मान लो यहाँ वेपर बन रही है, दोनों वोलेटाइल हैं, ए की भी वेपर बनेगी और बी की भी वेपर बनेगी, है ना। तो सॉल्यूशन में इसका मोल फ्रैक्शन मान लो एक्स ए है और इसका मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, और वेपर फेज में अगर हम बोले तो इसका मोल फ्रैक्शन वाई ए है और दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन कितना है? वाई बी। तो एजियोट्रॉप जो तब बनता है जब इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन लिक्विड में भी और वेपर में भी दोनों सेम हो जाएगा। एजियोट्रॉप कब बनेगा? जब किसी सब्सटेंस का आपका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन के अंदर
दोनों फेज में क्या बन जाता है, सेम बन जाता है, उस कंडीशन में एजियोट्रॉप फॉर्म होता है। इसका मतलब एजियोट्रॉप का फॉर्म होगा, इसकी क्या कंडीशन है, एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए हो जाएगा और एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी हो जाएगा। मतलब किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन में जितना मोल फ्रैक्शन है उतना ही मोल फ्रैक्शन किस में हो जाए, वेपर में हो जाए। वेपर वाले को हम वाई ए वाई बी बोलते थे ना, तो ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में इज इक्वल टू ए का मोल फ्रैक्शन वेपर में हो जाए, बी का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर में हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंडीशन को, एजियोट्रॉप। अब ये एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होना चालू कर देगा। क्लियर है बात। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव वाले का। पॉजिटिव वाले का बहुत पॉपुलर एग्जांपल और कॉमन एग्जांपल जो है वो है C2H5OH प्लस वाटर। C2H5OH प्लस वाटर, ये परसेंटेज है बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम का मतलब है 96% वो है, तो यानी 100 लोग है तो 96 ml एल्कोहल डालो और 4 ml क्या डालो उसमें, वाटर डाल दो, तो वो क्या बन जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इलेवेंथ में हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा था, या आपको शायद अभी कराया नहीं है, सिंपल डिस्टिलेशन। कौन सा प्रोसेस, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, देखिए एक राउंड बॉटम फ्लास्क होगा, उसको गर्म करने का यहाँ पे सिस्टम लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक कंडेंसर लगाते हो, इस कंडेंसर के थ्रू यहाँ पे एक कंटेनर रखोगे, मान लो यहाँ पे ए और बी का मिक्सचर भरा हुआ है, ठीक। ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। अब आपने क्या किया, इसको गर्म करना चालू किया, गर्म करोगे तो पहले बी की वेपर बन जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर बनना चालू हो जाएगी, है ना। बी की वेपर बनेगी और फिर धीरे धीरे यहाँ से कंडेंसर से ठंडी होके वेपर बनेगी तो ऊपर उठेगी, कंडेंसर से ठंडी होगी और फिर इधर बी इकट्ठा होने लगेगी। अब आप बोलोगे कि बी की तो बन जाएगी पर धीरे धीरे टेम्परेचर 100 तक भी तो पहुंच सकता है, तो एक बार क्या होगा, शुरू में तो बी की वेपर ज्यादा होगी और ए की वेपर कम होगी, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि सारा मैक्सिमम बी इधर आ जाएगा और ए की वेपर यहाँ पे बचेगी। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में दो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होता है तो कम वाला पहले ही कंडेंस हो जाता है, ठंडा होके अलग इकट्ठा हो जाता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो अभी गर्म नहीं हो पाता है, नीचे ही रह जाता है, तो ए और बी का हम सेपरेशन कर लेते हैं इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से। क्लियर है ये बात। अब अगर हमारे पास आ गया अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर और वो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके की आ गई 96% और 4% वाली, तो अब क्या होगा, अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम हो जाएगा, सेम पे क्या होगा, सेम पे ही बॉयल होंगे, तो वेपर जो होंगी वो सेम पे इकट्ठी होंगी, है ना, सेम टेम्परेचर पे। तो ए और बी को, इथाइल अल्कोहल और वाटर को अलग करना चाहते हो आप सोचते हो कि अल्कोहल हमको प्योर मिल जाए, वाटर उससे अलग हो जाए। तो अल्कोहल और वाटर को अगर अलग करना है और आपके पास ये बॉइलिंग पॉइंट का मिक्सचर एजियोट्रॉप वाली कंसंट्रेशन है, तो दोनों की वेपर जाने लगेगी तो सेपरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्कोहल और वाटर के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल डिस्टिलेशन यूज करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग पढ़ाएंगे आपको। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें स्पेशल तरीके के कॉलम लगाते हैं।
यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है कि अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो उसको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, अगर हम अलग अलग करना चाहें तो अलग नहीं। जी, इसमें जब ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है ना, जैसे मान लो तुमने पानी और इसका मिक्सचर लिया, अब कुछ वेपर बाहर भी जाएगी, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होते 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 अगर ये फिक्स अमाउंट आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट सेम होने लगा, तो उस टाइम पे चेक किया गया तो वेपर दोनों की जो वेपर प्रेशर था वो दोनों का सेम आ जाता है, तो ए और बी का जो वेपर प्रेशर है वो सेम बन जाता है, तभी बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। और उस पॉइंट पे देखा गया है कि वेपर फेज और सोल्यूशन फेज दोनों में सेम। ये नोट कर लिया एग्जाम्पल, और नीचे लिख लीजिएगा इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। हो गया। अब मैक्सिमम वाला कर लीजिए, फिर इसका ग्राफ समझाते हैं, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। मैक्सिमम में इससे अपोजिट पॉइंट्स लिखे जाएंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एज यू, मैक्सिमम में अपोजिट पॉइंट हो जाएंगे। लिखिए क्या क्या पॉइंट होंगे, अपोजिट पॉइंट लिखो, रिवर्स पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? its boiling point is higher than both component, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा दोनों कंपोनेंट्स। solution which show large negative deviation, large negative deviation can form maximum boiling azeotrope. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जाम्पल लिख लीजिए, HNO3 और वाटर का मिक्सचर होता है, HNO3 होता है 68%, वाटर कितना बचेगा 30। ये अमाउंट फिक्स है, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी तो वो नहीं बनेगा। बाय वॉल्यूम। क्या हुआ? आज वो नहीं आई नव्या? नव्या ऑनलाइन है आज? ऑनलाइन वाले बड़े शरीफ हैं, वो एकदम शांत रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। ग्राफ बना लो।
ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है। और अगर हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ की, एक का बॉइलिंग पॉइंट 375 है, एक का है आपका 351.5। 375 क्यों लिखा है? 373 होना चाहिए ना, वाटर का लिख रखा है। इथेनॉल और इधर शो कर रहे हैं हम लोग वाटर को। एक पॉइंट आएगा जिसपे बॉइलिंग पॉइंट सेम मिलेगा अपने को, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। इस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम है, इधर बॉइलिंग पॉइंट दिखाया गया, इस पॉइंट पे एजियोट्रॉप बोलते हैं इसको, क्योंकि इस पॉइंट पे आके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? सेम हो गया है। इस समय XH2O और XC2H5OH की अगर बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो XH2 आता है 0.056 और अल्कोहल का आएगा 0.944। यानी ग्राफ बीच में मिलता हुआ सा कुछ दिखेगा, बॉइलिंग पॉइंट का, वेपर प्रेशर का। बॉइलिंग पॉइंट सेम हो रहा है तो एक टाइम पे वेपर प्रेशर भी सेम होगा, है ना, वेपर प्रेशर भी सेम हो जाएगा दोनों का। तो पहला ग्राफ शो कर रहा है वेपर प्रेशर सेम एक पॉइंट पे, और ये वाला दूसरा वाला बॉइलिंग पॉइंट सेम शो कर रहा है ना। इधर का डेटा है 375, ये वाटर का है बॉइलिंग पॉइंट, ये 351.5 है, ये इथेनॉल का है, और ये जो होगा आपका मिनिमम है ना, तो इससे दोनों से कम होगा, 351 से कुछ कम, 351 ही आता है, 351.5 है, इस पे आता है 351। केल्विन में है डेटा ये। हाँ, डॉटेड लाइन ये दिखा रही है, देखो पहले वेपर प्रेशर अगर अकेले होता ये तो इस तरीके से जाता, इसका वेपर प्रेशर इस तरीके से है, और जब आपका बनेगा क्या, एजियोट्रॉप बनेगा, तो धीरे धीरे, अगर ये अकेले होता तो इसकी लाइन इस तरीके से थी, अगर वाटर होता तो इसकी लाइन इस तरीके से थी, लेकिन धीरे धीरे ए का वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर हाई होता है ओरिजिनल से, तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। इसका भी जो वेपर प्रेशर है, दूसरे वाले का भी वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन में बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा जिसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। अब क्योंकि वेपर प्रेशर, आपको मैंने क्या सिखाया था, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वेपर प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, है ना।
तो ये पहले वाला बॉइलिंग पॉइंट दिखाया गया है अगर प्योर होता तो, और फिर धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो यहाँ पे आया, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये ओरिजिनल है, बाद में आया है जो, ये कम हुआ और इसका भी कम हुआ और एक पॉइंट पे आए 351 पे आके इनका क्या हो गया, जब टेम्परेचर 351 बना तो उस टेम्परेचर पे इन लोग क्या हो गए, एक 351 पे सेम जो हो गए। उस समय एक्स इज इक्वल टू वाई ए और एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी हुआ, और उस टाइम पे फिर एक साथ इनकी वेपर बनने लगी, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इन्होंने बना। अब अगर इसी को वो वाला बनाएंगे ग्राफ तो क्या बन जाएगा, दूसरा वाला नेगेटिव डेविएशन वाला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ग्राफ, जस्ट अपोजिट बन जाएगा, जस्ट अपोजिट ग्राफ बनेगा। नेगेटिव डेविएशन में अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, आप लोग पढ़ा चुके हैं आपको, एसिटिक एसिड को हम पानी में लें और एसिटिक एसिड को बेंजीन में लें तो दोनों में बेंट ऑफ फैक्टर में क्या डिफरेंस आएगा। एसिटिक एसिड को पानी में लिया है और एसिटिक एसिड को लिया है बेंजीन में, दोनों में बेंट ऑफ फैक्टर में क्या डिफरेंस आएगा। एसिटिक एसिड लिया है हमने वाटर में और दूसरे केस में लिया है एसिटिक एसिड बेंजीन में, तो दोनों में बेंट ऑफ फैक्टर में क्या डिफरेंस होगा। हाँ बेंजीन में कम आएगा और वाटर में ज्यादा आएगा। देखो एसिटिक एसिड पानी में है तो नॉर्मल एसिड की तरह बिहेव करेगा, और नॉर्मल एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में टूट जाते हैं, है ना, H+ देते हैं, टूट जाते हैं, तो इसका मतलब वाटर में इसमें क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, और डिसोसिएशन अगर होता है तो I क्या होता है, ग्रेटर देन 1 आता है, I की वैल्यू 1 से ज्यादा। और अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में लेते हो तो ये केस आपको सिखाया था, ये क्या बना लेता है, डाइमर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कर लेगा डाइमर बना लेगा तो एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन में हमेशा आई की वैल्यू क्या हो जाती है, एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी हो जाती है ना। तो यही रिलेशन था, एक में आई जो होगा 1 से बड़ा होगा और एक में एग्जैक्ट वैल्यू। एसिटिक एसिड इन वाटर, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। इसका डाइमर बना के दिखाया था, डायग्राम वगैरह कुछ बताया था एसिटिक एसिड का, नहीं बताया कैसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला हो गया एक एसिटिक एसिड का, अब दूसरे का लिख लीजिए इधर। ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल ये है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, है ना, यही होता है ना एसिटिक एसिड। तो ये वाले ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में फंस गया तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड,
और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ है, तो दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। कौन सी हाइड्रोजन हुई है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एसोसिएशन हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, डाइमर बन गया, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, जहां एसोसिएशन वहां आई की वैल्यू कम हो जाएगी। कोई समस्या? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नोट्स भी पढ़ेंगे और एक बार एनसीईआरटी को भी पढ़ लेंगे, है ना, कि कोई एग्जाम्पल कोई टॉपिक उसका छूटना नहीं चाहिए। शीट करना शुरू कर दिया आप लोगों ने? इस चैप्टर के बाद क्या, इलेक्ट्रो, सिर्फ फिजिकल में सीरियल से चलेगा सब? वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पे और इधर एक्स बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर की तरफ एक्स बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन और इनके वेपर प्रेशर में रिलेशन दिया हुआ है ना। तो आपको कुछ ये जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है ए बी के बीच में इंटरेक्शन की बात हो रही है, ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस की बात हो रही है, उसके बारे में बता रहे हैं। सिमिलर टू ए एंड बी बी, बोल रहे हैं ए बी का इंटरेक्शन सिमिलर है ए और बी बी के। दूसरा है आपका ग्रेटर देन ए एंड बी बी। तीसरा है स्मॉलर देन ए एंड बी बी। बात समझ आ रही है कुछ? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन समझाया था, तब इंटरेक्शन के बारे में बात करी थी आपसे। और फोर्थ ऑप्शन है नॉन प्रेडिक्टेबल, DIC, नॉन प्रेडिक्टेबल, बता नहीं सकते। बताइए, वेपर प्रेशर दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, एक्स भी इधर की तरफ बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में हम लोग बात करते थे ना, तो किसका ग्राफ दिख रहा है? ऐसा ग्राफ किसमें मिलता था, पॉजिटिव में या नेगेटिव में?
पॉजिटिव में मिलता था, वेपर प्रेशर बड़ा हो जाता था। यही तो दिखा रहा है ग्राफ, देखो ध्यान से। प्योर ए का वेपर प्रेशर इतना है, प्योर बी का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे है ना। ओरिजिनल ये होता, अभी क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब कौन सा डेविएशन वाला ग्राफ है ये, पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होते हैं, यानी कि ए और बी के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर छोटे होंगे ए और बी से, तब उस केस में ही वेपर प्रेशर बढ़ पाता है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात, सिंपल सवाल था, लैंग्वेज में आपको नहीं पूछा गया कि पॉजिटिव डेविएशन है तो आपका वेपर प्रेशर क्या होगा और इंटरेक्शन क्या होगा, उसके रिलेशन को पूछा है आपसे ग्राफ बनाकर। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जेई में नहीं आते इतने हल्के। जेई में इतने हल्के सवाल नहीं आएंगे। क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ को स्टार्ट करेंगे। 5% solution of केन शुगर, केन शुगर होती है सुक्रोज, फॉर्मूला C12H22O11, दिया नहीं है मैं बता रही हूँ। केन शुगर का सोल्यूशन है 5%, इज आइसोटोनिक विद 0.877% solution of यूरिया। एक सोल्यूशन यूरिया का है, एक सोल्यूशन केन शुगर का है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, एक 5% है, एक 0.877% है। बोल रहे हैं कि आपका दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोनिक हैं। अब बोल रहे हैं कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकलवाना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया if cane sugar have molecular mass 342, केन शुगर का दे रखा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऑनलाइन 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 आइसोटोनिक सॉल्यूशन नव्या, ऑनलाइन बच्चों को आवाज आ रही है, हेलो हेलो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटोनिक, मास बाई वॉल्यूम ले लो, जब कुछ लिखा नहीं होता तो मास बाई वॉल्यूम, परसेंट केवल लिखा है ना तो मास बाई वॉल्यूम। आइसोटोनिक, पृथिका शर्मा ने क्या लिखा है, हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सही है, सेम क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो निकालिए, एक का मॉलिक्यूलर मास दिया है, दूसरे का निकालना है, कोशिश कीजिए। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ठीक है। अब पाई का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, कॉन्सेंट्रेशन, CRT बताया था ना, C1RT, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा है तो दोनों का टेम्परेचर सेम मान लेंगे, C2RT,
तो RT से RT तो कट गया, यानी C1 इज इक्वल टू C2, दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन सेम होगी, तो बना लीजिए, मोलर कंसेंट्रेशन सेम कर दीजिए। N1 बाई V1, N2 बाई V2, ये कर सकते हैं। N है मोल्स, तो मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, और वॉल्यूम V1, और यहां पे भी कर दीजिए गिवन मास बाई मोलर मास, और वॉल्यूम हो गया V2। क्लियर है बात, बोलिए। दोनों में वॉल्यूम परसेंटेज में दे रखा है, तो 100 ml लेंगे, उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो सेम ही बात आएगी, ये सारा फैक्टर कटने वाला है। पहले का गिवन मास हो गया 5, केन शुगर 5 के लिए, और इसका मोलर मास कितना दिया है 342। क्लियर है बात सबको। वॉल्यूम 100 लेंगे, 1000 लीटर में कन्वर्ट किया है, इधर भी यही चीज होगी तो कट जाएगी ये वैल्यू। दूसरे में गिवन मास कितना है 0.877, और मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, वॉल्यूम 100, और यही सेम डेटा, ये सब तो कटेगा, मोलर मास आ जाएगा इससे, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास जो भी है। थ्री 42/5 कर लीजिए, कितना आएगा 342/5 कितना आएगा, 5 से अगर कट करें तो 68.5 है ना, 4, हाँ 5 से कट कर रहे हैं। अब 68.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.877, अगर अप्रॉक्सी ले ले तो 0.9 कह सकते हैं, नहीं तुम्हें तो पूरा कैलकुलेट करना है, मैंने अप्रॉक्सी 0.9 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। इतना कुछ आना चाहिए, कुछ हमने गलत किया क्या, इसमें तो 59.987 आ रहा है, एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। हाँ 59.98 आ रहा है, एग्जैक्ट ले लो, एग्जैक्ट लेंगे तो 59 अगर ऑप्शन दिए होते तो इसमें अंदाजा भी मार सकते थे हम लोग, है ना। यूरिया का जो मोलर मास है ना, वो ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग, वो ऑप्शन ले सकते हैं जो 60 के आसपास आ रहा हो, यूरिया का वैसे निकालते हैं तो 60 आता है ना, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं था आपका, कैसा था, सब्जेक्टिव था। कर लेंगे ऐसे सवाल। लास्ट क्लास वाला वो जो सेल की श्रिंकिंग वाला क्वेश्चन था, वो सबको समझ आ गया था, पानी किधर से किधर जा रहा है, कंसंट्रेशन निकालनी थी उसमें। नोट कर लिया सबने, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सॉलिबिलिटी की, बात कर रहे हैं, वो भी सॉलिबिलिटी हम पहले पढ़ रहे हैं, सबसे प्राइम टॉपिक अपना
उसके पहले कुछ चीजें छोटी मोटी दी हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग की दे रखी है, वो उसके बाद बताएंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी होती क्या है, कौन बताएगा? सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। Maximum amount of solute can be dissolved in a solvent is solubility. Arrange. Ability to dissolve और अनुज कुछ और आंसर नहीं, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। पढ़ाया है इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। गड़बड़ करिए आप लोग ऐसे ही। क्या है सॉल्युबिलिटी? किसी फिक्स टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर आप फिक्स रखते हो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी हम डिफाइन करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a certain amount, fixed amount of solvent or fixed amount of solution is called its solubility। यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स करो या सोल्यूशन का अमाउंट फिक्स करो, और सोल्यूशन कैसा लेना है, उसका सेचुरेटेड सोल्यूशन लेना है। टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। उस टाइम पे जितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग सॉल्वेंट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लो हमने बोला कि 100 ml हमने वाटर लिया है, 100 ml सॉल्यूशन बनाया है, शुगर उसमें हमने डाली है 25 ग्राम, और इस 25 ग्राम से ज्यादा शुगर अब इसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रही है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इससे ज्यादा अगर नहीं डिसॉल्व हो पा रही है, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा बन गया, वो सेचुरेटेड बन गया। और 100 ml हमने सोल्यूशन बनाया है, तो अगर 100 ml सोल्यूशन बनाया तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 25 ग्राम पर 100 ml। कितनी हो जाएगी? 25 ग्राम पर 100 ml। इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी फिक्स रखना है आपको, टेम्परेचर भी फिक्स रखना है, और सॉल्यूशन कैसा लेना चाहिए, सैचुरेटेड। सॉल्युबिलिटी जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिफाइन की जाती है, क्योंकि अगर सैचुरेटेड नहीं है तो आप और ऐड कर सकते हो। सैचुरेटेड का मतलब अब ऐड नहीं होगा उस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भले ऐड हो जाए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा याद तो रखो, ऐसे करोगे तुम लोग। एट अ सर्टेन टेम्परेचर maximum amount of solute, maximum amount of solute that can be dissolved in a fixed amount of solvent, in a fixed amount of solvent or solution in a saturated solution is called solubility। अब मैं पूछूं कभी भी सॉल्युबिलिटी तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। कुछ दिमाग में रखना तो सीखो, कुछ तो रखो दिमाग में। चीजों को रखेंगे नहीं तो क्या होगा, लास्ट डे एग्जाम में कैसे रिवाइज करेंगे चीजों को? लास्ट दिन थोड़ी पूरी किताब रिवाइज होती है, पहले से याद करना शुरू करते हैं ना चीजों को। आप सोचो कल जेई का एग्जाम है, आज पूरा पढ़ के रिवाइज कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। पहले से करते हैं ना, एक एक चैप्टर करते जाते हैं।
कुछ यहाँ पे कंटेनर में स्टोर करो, कुछ परमानेंट मेमोरी में डालो। वो कब आता है परमानेंट मेमोरी में? जब बार बार करते हैं उसको। एक चीज को 4 बार करेंगे तो क्या होगा? अपने आप। जैसे एबीसीडी अब आपको नींद में भी बोला जाए, उठाया जाए, चलो एबीसीडी बोलो, तो आप क्या करोगे? आंख बंद करके भी बोल सकते हो, है ना? तो अब क्या हो गई एबीसीडी आपके दिमाग में, दिल में, हर जगह प्रिंट हो चुकी है। अब उसके लिए जरूरत नहीं है किसी उसकी कि आप फिर से उसको मेमोराइज करें और फिर से आप, तो उसी तरीके से आपको अपने सिलेबस को भी, चीजों को भी धीरे धीरे करना है, ऐसे ना करें। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं हेनरी लॉ की। एक साइंटिस्ट थे हेनरी, इन्होंने बड़ा अच्छा सा लॉ दिया। ये कहते हैं कि अगर मान लो कोई लिक्विड है, क्या है, कोई लिक्विड है, उसमें आप किसी गैस को डिसॉल्व करते हो। किसको डिसॉल्व कर रहे हो? गैस को डिसॉल्व कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे गैस क्या है आपका? सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है आपका? सॉल्वेंट है ना? गैस हो गई सॉल्यूट और लिक्विड हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक। तो हेनरी कहते हैं कि अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो किसी गैस को, तो गैस का जो अमाउंट डिसॉल्व होता है, अगर उसको m कहते हो आप, और इस गैस और लिक्विड के मिक्सचर में अगर आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, तो उस टाइम पे जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर और जो अमाउंट ऑफ गैस है, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर गैस का अमाउंट डिसॉल्व आप लेते हो m, ठीक है, और प्रेशर जो क्रिएट होता है एट इक्विलिब्रियम P है, तो हेनरी कहते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। P इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है। ठीक है। अब मास जो डिसॉल्व हो रहा है, उसको इनडायरेक्ट वे में आप सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हो। अभी हमने बताया था ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये, इसको आप सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में मास की जगह सॉल्युबिलिटी दे दे तो आप लगा सकते हो। अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट k आ जाता है। मास इज इक्वल टू k p लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? हेनरी लॉ 2 तरीके से बताया गया। पहला तरीका ये था। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, आप नीचे करेंगे, हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं आपका मास और प्रेशर में, तो इस तरीके का आता है, स्ट्रेट लाइन आती है ना? यहाँ पे अगर हम करें, इस इक्वेशन में अगर हम करें m/p, तो k कांस्टेंट आ जाएगा, बोलो। तो इसका मतलब m/p करोगे तो इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, वो क्या होगा? k कांस्टेंट आएगा। ये बात सबको क्लियर है? क्या दिक्कत है? इतनी बात सबके समझ आ रही है? बोलिए बच्चों। S इज सॉल्युबिलिटी, m मास डिसॉल्व है, S हमने बोल दिया क्या है?
एम की जगह सॉल्युबिलिटी भी ले सकते हैं, मतलब किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्युबिलिटी भी दे सकता है, उसको आप क्या मानोगे, मास डिसॉल्व। क्लियर है? इसका मतलब जितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा उतना ज्यादा मास डिसॉल्व होगा उसका, यानी उतनी ज्यादा गैस की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, है ना। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स में अगर आपने सुना हो तो कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 जो फिल की जाती है वो कैसे फिल की जाती है, हाई प्रेशर डाल देते हैं तो CO2 का ज्यादा से ज्यादा मास उसमें क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है ना। लिक्विड में वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में यही तो फिनोमिनन है। कोल्ड ड्रिंक में क्या लेते हो आप, बॉटल में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर के अंदर आप कौन सी गैस डिसॉल्व करते हो, CO2। कैसे डिसॉल्व करते हो, हाई प्रेशर से। प्रेशर हाई क्यों करते हो, क्योंकि प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, मास डिसॉल्व बढ़ेगा। प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। प्रेशर जितना हाई लगाओगे उतना सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। खुश हैं आप, नोट करिए, खुश हैं तो इसका मतलब आप कह सकते हो, इफ वी इंक्रीज प्रेशर solubility of gas in liquid will increases, कह सकते हैं, बोलिए बच्चों। जल्दी बोलो। टेम्परेचर का भी रिलेशन बताएंगे, पर हेनरी ने प्रेशर का बताया, तो अभी हेनरी की बात कर रहे हैं। अगर अलग अलग गैसेस ले लो तो अलग अलग गैसेस के लिए ग्राफ अलग अलग आता है। इधर एम लिया था ना, एम किधर लिया था, लेफ्ट ऊपर वाई एक्सिस पे कि इस पे, कौन है ये शैतानी कर रहे हैं ये बच्चे, किसकी आवाज आ रही है अनुज, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, है ना। सॉल्युबिलिटी क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग, तो ग्राफ डिफरेंट आएगा। हेनरी लॉ के दो फॉर्मेट है, एक तो सॉल्युबिलिटी फॉर्मेट में है, दूसरा मोल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, तो अब वो अगला वाला सेकेंड फॉर्मेट पे लीजिए, हीलियम, हीलियम हेनरी लॉ का दूसरा फॉर्मेट है, दोनों को ही हेनरी लॉ कहते हैं। सेकेंड फॉर्मेट क्या है, क्या है सेकेंड फॉर्मेट, कौन बताएगा, बोलो जल्दी, आप बोलिए, सेकेंड वाला फॉर्मेट क्या है, मोल फ्रैक्शन, P इज इक्वल टू
सेकेंड फॉर्मेट है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आप कह सकते हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पी के। जब ये आपका इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं के एच, और ये होता है के एच इज इक्वल टू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिवाइडेड बाई पी। इसको बोलते हैं हम लोग हेनरी कांस्टेंट। साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे नाम दे दिया हेनरीज कांस्टेंट। क्या नाम दिया इसको, हेनरीज कांस्टेंट। P इज इक्वल टू उल्टा हो गया, P जो है वो KH के उल्टा लिख दिया हमने, रुक जाओ। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये उल्टा यहाँ पे रिलेशन खराब हो जाएगा। हेनरी कांस्टेंट निकलता है प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से, प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ग्राफ बना लेंगे इसका, P और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बना लेंगे, हेनरी कांस्टेंट का बनाइए, देखें आप सही बना पाते कि नहीं। इन्होंने दिया ही नहीं है, अभूतपूर्व प्रयास कर रहे हैं ये तो। P और X इसमें कौन सा ग्राफ आ जाएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, KH। स्लोप KH इज इक्वल टू स्लोप। हेनरी कांस्टेंट ऐसे ही तो निकलेगा, P और X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिया है और क्या लिया है, प्रेशर लिया, तो प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस करेंगे तो हेनरी कांस्टेंट निकलेगा KH। ठीक है, खुश हैं। की पॉइंट एक और ले लेते हैं इसमें, जिससे कि एक दो क्वेश्चन आपका बने। दो सवाल मैंने मार्क करके तो रखे हैं, करवा देते हैं आपको। अब देखो ध्यान से एक चीज देखो, यहाँ पे जेईई मेंस में इस पे सवाल बनाते थे कि जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। KH निकालना है तो P बाई एक्स ऑफ गैस कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा, KH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर सॉल्यूशन है तो उसमें दो चीजें हैं, गैस है और क्या है आपका लिक्विड है, मतलब सॉल्वेंट है ना। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, गैस का होगा, और मोल फ्रैक्शन किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, और दोनों के मोल फ्रैक्शन का एडक्ट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है बात। मान लो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इसकी वैल्यू 0.3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉल्वेंट की, 0.7 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को बढ़ाओ, इसकी वैल्यू को बढ़ाओ 0.4 कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6। इसकी वैल्यू को 0.5 करो तो इसकी वैल्यू 0.5, 0.6 करो तो 0.4। इसका मतलब क्या देख रहे हो आप, अगर एक का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, अपोजिट चलेगा। एक का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे जो ग्राफ खींचा था वो ग्राफ किसके किसके बीच में खींचा था, ये वाला प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में खींचा था।
तो हम लोग देख रहे थे कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ेगी। मोल फ्रैक्शन का भी मतलब है कि उसके मोल्स बढ़ रहे हैं, उसमें डिसॉल्व मोल्स बढ़ रहे हैं, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो प्रेशर और ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक दो बार जेईई मेंस में क्वेश्चन बनाया, एडवांस में बनाया, उसमें क्या किया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर दिया है। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, इधर से इक्वेशन से, इस रिलेशन से आपको ये समझ आ रहा है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम होगा। इस बात से एग्री कर रहे हैं, यानी दोनों अपोजिट चलेंगे, है ना। और आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब बनता है, इस तरीके का ग्राफ कब आता है, प्रेशर भी बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बढ़ेगा, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ग्राफ क्या आएगा, इसका डिफरेंट आएगा, है ना। प्रेशर अगर ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, हम बोलते हैं प्रेशर हाई तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी क्या है, हाई है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, ज्यादा गैस डिसॉल्व। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, क्या होगा, कम होगा, अपोजिट चलेगा ना। तो इसका मतलब अगर 4 गैसेस दी हुई हैं, उनके लिए प्रेशर दिए हुए हैं, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन गैस ज्यादा। लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, कम, अपोजिट चलेगा। मोटी मोटी बात दिमाग में बैठी कि अगर हेनरी लॉ का ग्राफ बना है तो मोल फ्रैक्शन, ध्यान से देखिए, सॉल्वेंट का पूछ रहे हैं या सॉल्यूट का, गैस का पूछ रहे हैं, गैस का पूछ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन इसी तरीके से बनेगी। और अगर अपोजिट बनाना है तो कैसा ग्राफ बन सकता है, जरा रफ में बना के दिखाइए मुझे, सॉल्वेंट के हिसाब से अगर बनाना है तो, प्रेशर और सॉल्वेंट में एक बढ़े तो दूसरे को कम करना है, कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, बनाइए जरा, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ही। इसमें क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, सही है, ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे लेते हो और प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पे लेते हो तो क्या बनेगा, अपोजिट ग्राफ बन जाएगा, है ना। प्रेशर कम हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बना लीजिए। तो इसका स्लोप कैसा आ जाएगा, इसका स्लोप कैसा आएगा, लाइन क्या दिखा रही है, पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव है, आता तो है आपको, आंसर देने में घबराते क्यों हैं, क्वेश्चन कर लीजिए। कोई PYQ वाले लाया है क्या बुक को, किसी के पास है PYQ की बुक, नहीं है, ऑरेंज लाया होगा ना, ऑरेंज दो है तो
इतने तो पेपर हो गए, इतने तो पीवाईक्यू होगा। जितना मन करे उतना करो, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, करते जाओ। बातें करने में क्यों लग जाते हो इतना ज्यादा? तुम्हारी बातें ही नहीं खत्म होती। टीचर अगर सोचे कोई क्वेश्चन देख ले, तुम्हारी बातें ही नहीं खत्म होती। इसमें देखो कोई जे का पीवाईक्यू पीछे से निकालो। एप्लीकेशन पढ़ लीजिए इसका, एक दो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन क्या है देखिए। तो पहला एप्लीकेशन तो आपने पढ़ ही लिया, कोल्ड ड्रिंक में गैस जो है CO2 कैसे फिल की जाती है, हाई प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और आपका गैस क्या हो जाती है, उसमें डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन है बेंड्स, और एक मेडिकल कंडीशन पढ़ाई जाती है आपको एनॉक्सिया। एक है आपकी एनॉक्सिया और एक है बेंड्स। एनॉक्सिया में क्या होता है, एनॉक्सिया में थिंकिंग पावर कम होने लगती है, सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कब होती है, जब आप जाते हो हाई एल्टीट्यूड पे। कहाँ जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हो तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर हो जाता है कम। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और प्रेशर जब कम होगा तो जो ऑक्सीजन बाहर से आती है और आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होती है और आपके ब्लड में डिसॉल्व होती है, जिसके डिसॉल्व होने की वजह से आप क्या होता है, प्रॉपरली ब्रीदिंग कर पाते हो ना, सांस प्रॉपरली तभी तो ले पाते हो, रेस्पिरेशन प्रॉपर तभी होता है ना। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा ब्लड में डिसॉल्व होगी उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप सांस ले पाएंगे। तो जब आप आ जाते हो हाई एल्टीट्यूड पे, पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे वहां पे प्रेशर जो होता है वो लो होता है, तो ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि हेनरी लॉ कहता है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस जो होगी वो डिसॉल्व करेगी। तो अगर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ब्लड में कम होगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है। कम मिलेगी तो रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, तो नर्वस इश्यू भी आने लगते हैं, नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम होने लगती है, और उसमें क्या होता है, थिंकिंग पावर वगैरह कम होती है, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में। उस मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं एनॉक्सिया। क्या कहते हैं इस बीमारी को, मेडिकल कंडीशन है, इसको क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। दूसरी वाली मेडिकल कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स। बेंड्स क्या है, वो समुद्र के नीचे जाते हैं तो हाँ हाँ, स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, तो क्या होता है, नीचे आ गए ये बेचारे, समुद्र के नीचे आ गए यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर हाई प्रेशर है बहुत ज्यादा। अब प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी इनके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो और भी गैसेस डिसॉल्व होती है।
प्रेशर अगर हाई हो गया तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और अदर गैसेस भी डिसॉल्व होने लगती हैं ब्लड में। ठीक है, और भी गैसेस डिसॉल्व होने लगती हैं। तो अब जरूरत किसकी थी? ऑक्सीजन की थी, उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी चली आ रही है, कोई और गैस भी चली आ रही है आपके ब्लड में। तो फिर क्या होगा? जब आप बाहर आओगे, जब ये स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, तो इनको क्या होता है? इनके ब्लड से नाइट्रोजन फिर सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू होती है। ऊपर तो आके प्रेशर कम होने लगता है, नीचे ज्यादा था, फिर सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है। तो ये बबल्स के, नाइट्रोजन गैस बबल्स के फॉर्मेट में निकलती है। तो बबल्स बनने लगते हैं ब्लड कैपिलरी के अंदर, अंदर बबल्स क्रिएट होते हैं नाइट्रोजन के, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं इनको। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? बेंड्स बोलते हैं। उनको बेंड्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं उनको? बेंड्स। तो क्या होगा? जब ऊपर आएंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन किस फॉर्मेट में निकलेगी? बबल। जैसे भी मैंने लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिख लो। नाइट्रोजन बबल के फॉर्मेट में निकलेगी। तो कैपिलरी में क्या होगा? ब्लड कैपिलरी में नाइट्रोजन के बबल्स बनेंगे। लैंग्वेज में लिख लो। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? बेंड्स। उनको बेंड्स आते हैं, है ना? तो बेंड से कैसे वो करते हैं उसको भी लिख लो, एक पॉइंट है शायद। Scuba divers have air diluted with helium. Scuba divers have tanks. पीछे वो टैंक्स लगाए रहते हैं अपने। Scuba divers have tanks in which air diluted with helium. Air diluted with helium. इसमें परसेंटेज लिख लीजिए। एनसीईआरटी लाया कोई? एनसीईआरटी लाओ। एनसीईआरटी में परसेंटेज होगा तो याद करना है, नहीं होगा तो नहीं करना है। तो याद करना पड़ेगा। है तो पूछ सकते हैं। कहाँ दिया है? बेंड्स की प्रॉब्लम के लिए इनके पास क्या होता है? टैंक होगा, एयर होगी उसमें डाइल्यूटेड विद हीलियम, और इसमें परसेंटेज क्या क्या होता है? परसेंटेज याद कर लीजिए। 11.7% हीलियम है, 56.2% नाइट्रोजन है, 32.1% ऑक्सीजन है। दो ही कंडीशन थी, एनॉक्सिया और वो CO2 भरते हैं आपका किसमें? कोल्ड ड्रिंक्स में। वो तो आपको पता ही है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई मिला ही नहीं। क्या ही बात कर रहे हो? कोई तो आया ही है भाई। तो क्या पहले आते ही नहीं थे क्या? तो किसका है? नीट का है? पहला ही क्वेश्चन है, कहाँ देख रही हो? मैंने एक्सरसाइज का बोला है ना, तो तुम इलस्ट्रेशन क्यों देख रही हो? बहन ऐसे करोगे तुम लोग? सारांश बोल रहा है टाइम हो गया। कहाँ टाइम हुआ है? चलो एक क्वेश्चन करेंगे प्यार से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। Henry law constant for solubility of nitrogen gas in water at 2
298 Kelvin is 1 into 10 raised to power minus 5 ATM। KH की वैल्यू दे रखी है, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन। KH की वैल्यू दे रखी है फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर is 0.8. Number of moles of nitrogen, number of moles of nitrogen from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin, pressure is 5 atm। हेनरी कांस्टेंट दिया है नाइट्रोजन के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर दे रखा है 0.8। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर। वाटर में डिसॉल्व करना है ना, यानी सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। वाटर के मोल्स कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। चलिए पहले अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है? नो आइडिया, कोई दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है। आंसर क्या है, पहले का आंसर देख लो। पहले का आंसर पहला है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस 4 ATM। कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। कब आया हुआ है, 9 में। 9 का क्वेश्चन तो इसमें होगा भी, 9 तो बहुत पुरानी बात हो गई। करके आएंगे, घर से करके आएंगे, लेकिन करके आएंगे। लास्ट क्लास में कुछ दिया था होमवर्क क्वेश्चन, आप करके नहीं आएंगे तो क्या बताएंगे। हाँ 1 मिनट, लैंग्वेज को सुधरवा देते हैं। आंसर फर्स्ट है। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन दे दिया आपको, थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना भाई। कहाँ मोल फ्रैक्शन दिया है, किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, पूछ लीजिए। बिल्कुल, आज की क्लास होती है आपकी ऑफ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है।